हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्वागत आप सभी का आरएनसीसी की इस लाइव क्लास के अंदर। आज की अपनी इस क्लास में अपन सीएचएन से रिलेटेड, ओबीजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए, अपनी क्लास शुरू होने जा रही है ना। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सोर्स ऑफ एनवायरमेंट रेडिएशन आर ऑल एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा एनवायरमेंटल रेडिएशन का सोर्स नहीं है ना। चलिए बताइए। चलिए बताइए क्या आंसर रहेगा यहाँ पे। सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल रेडिएशन आर ऑल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट पूछा है आपको। ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, बी है रेडियम, सी है यूरेनियम एंड डी है रेडॉन। तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से एनवायरमेंटल रेडिएशन का कारण क्या नहीं है। ठीक है, बताइए क्या आंसर रहेगा, है ना। आंसर अपना यहाँ पे बनेगा ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये इन्वायरमेंटल रेडिएशन का एग्जांपल नहीं है। इन्वायरमेंटल रेडिएशन का मतलब क्या हो गया, है ना। इन्वायरमेंट को दो तरीके से ये जो एलिमेंट है वो पॉल्यूशन मतलब खराब कर सकते हैं, एक पॉल्यूशन के द्वारा और दूसरा रेडिएशन के द्वारा, है ना। रेडिएशन का मतलब क्या हो गया, ये पहली बात तो क्या होंगे, मेनली ये मेटल होंगे। ठीक है ना। ओके, मेनली क्या होंगे, ये मेटेलिक होंगे और इनकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, इनकी प्रॉपर्टी ये रहेगी कि ये अलग अलग रेडिएशन यहाँ से अपने अंदर से रिलीज करेंगे। ठीक है ना, ये रेडिएशन वाली जो वेव्स होती है, अल्फा बीटा गामा, ये ऐसी रेस रिलीज करेंगे खुद में से। इससे वो क्या करेंगे, इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन करेंगे। ठीक है ना। ओके, तो ये रेडिएशन दो तरीके से हो सकता है। एक रेडिएशन कौन सा हो गया, जो खनन विभाग से रिलेटेड हो गया, है ना। जैसे यूरेनियम वगैरह की क्या होती है, खाने होती है ना। ओके, तो इनको जमीन से निकाला जाता है, यूरेनियम वगैरह को, रेडियम को, इनको जमीन से निकाला जाता है। तो वहां पे जो माइन वर्कर्स जो वगैरह जो होते हैं, जो बॉइलिंग वाला जो प्रोसेस होता है, वहां पे रेडिएशन होता है, रेडिएशन एक्सपोजर होता है। सेकंड बात करें, जो रेडॉन, रेडॉन क्या है, इन्वायरमेंट में रहती है, एयर के अंदर रहती है। रेडॉन क्या है, गैस है। ठीक है। ओके, तो ये इन्वायरमेंट के अंदर रहने वाली गैस है और ये इन्वायरमेंट में क्या कर रही है, ये पॉल्यूशन कर रही है। तो ये तीनों बी सी डी तीनों से ये हो गए। बी और सी मेनली अपने खनन से रिलेटेड हो गए और डी जो हो गया रेडॉन, वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ये पॉल्यूशन करता है एनवायरमेंट में, लेकिन ये रेडिएशन नहीं फैलाता है ना। ओके, तो अपना आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे ए बनेगा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ओके, मदर डज नॉट ट्रांसमिट व्हाट एंटीबॉडी टू द बेबी। बेबी को कौन सी एंटीबॉडी मदर ट्रांसमिट नहीं करती है। ए है पोलियो की एंटीबॉडी, बी है डिप्थीरिया, सी मीजल्स एंड डी टिटेनस। मदर डज नॉट ट्रांसमिट व्हाट एंटीबॉडी टू द बेबी। ठीक है। ओके, क्या आंसर बनेगा, पोलियो, डिप्थीरिया, मीजल्स एंड टिटनस। इनमें से क्या आंसर सही रहेगा अपना, इनमें से कौन सी एंटीबॉडी है जो मदर अपने ब्लड में से बेबी के ब्लड में ट्रांसमिट नहीं करेगी, है ना। बेबी जब इंट्रायूटेराइन रहेगा तो इनमें से कौन सी एंटीबॉडी ट्रांसमिट नहीं करेगा। ए है पोलियो, बी डिप्थीरिया, सी मीजल्स एंड डी टिटेनस। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा अपने यहाँ पे। ठीक है, चलिए आप बता रहे हो डी रहेगा, टिटेनस। और कोई। ऑप्शन अपना यहाँ पे डी ना रख करके क्या रहेगा, ए रहेगा, पोलियो, है ना। ओके, क्या रहेगा, पोलियो रहेगा। क्या रहेगा, पोलियो रहेगा। देखिए अपन इम्यूनाइजेशन में पोलियो को अपन ज्यादा इंपोर्टेंस देते हैं टिटनेस वगैरह के कंपेयर में, है ना। ओके, क्यों पोलियो क्यों देते हैं, क्योंकि पोलियो होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि मैटरनल एंटीबॉडी इसके अंदर नहीं ट्रांसमिट होती है। ठीक है। ओके, डिप्थीरिया की ट्रांसमिट हो सकती है, मीजल्स की होती है, ठीक है, और टिटनेस की भी होती है ना। मीजल्स की एंटीबॉडी ट्रांसमिट होती है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना अपन को ये देखने को मिलता है कि मीजल्स की वैक्सीन ट्रांसमिट होने की वजह से अपन 6 से 8 महीने तक मीजल्स की वैक्सीन बच्चे में नहीं लगाते, क्योंकि उसके ब्लड में मीजल्स की एंटीबॉडी होती है जो वो मदर से लेता है। ठीक है ना। ओके, तो मीजल्स तो बिल्कुल, मीजल्स की एंटीबॉडी बेबी के ब्लड में आती है, डिप्थीरिया की भी आती है अगर डिप्थीरिया का वैक्सीनेशन होता है तो, है ना। ओके, तो देखिए टीडी जो अपन देते हैं ना मदर को, तो उससे टिटनस और डिप्थीरिया दोनों की एंटीबॉडी आ जाती है। मीजल्स की भी एंटीबॉडी आती है, क्योंकि मीजल्स की एंटीबॉडी लंबे टाइम तक रहती है ब्लड के अंदर, है ना। तो माँ के अंदर पहले से जो बनी हुई एंटीबॉडी होगी वो
ब्लड के थ्रू किधर आ जाएगी, बच्चे के अंदर आ जाएगी, है ना। तो इस तरीके से डिप्थीरिया, टिटनस और मीजल्स तीनों से बचा लेगी वो एंटीबॉडी के थ्रू, है ना। लेकिन पोलियो की नहीं आती, इसलिए अपन, ठीक है ना, डे 1 पे भी क्या दे देते हैं उसको, पोलियो वैक्सीन 0, है ना, 0 डोज दे देते हैं पोलियो की, ठीक है ना। चलिए, तो ए पोलियो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मदर डज नॉट ट्रांसमिट व्हाट एंटीबॉडी टू बेबी, आंसर अपना क्या रहेगा, ए रहेगा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्टिव डिसइंफेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज ड्यू टू, है ना। ब्लीचिंग पाउडर के थ्रू कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट बनता है जिसके थ्रू वो वाटर को डिसइंफेक्ट करती है, मतलब एक्टिवली काम करने वाला इसका फ्रीडम फाइटर कौन है, ठीक है ना। डिसइंफेक्ट करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर किसको बनाता है, जो एक्टिवली डिस्ट्रॉय करता है ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है ना। चलिए बताएंगे क्या आंसर है, द एक्टिव डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज ड्यू टू, चलिए बताएंगे क्या आंसर बनेगा, द एक्टिव डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज ड्यू टू, ए है क्लोरीन, बी है हाइपोक्लोरिक एसिड, सी है हाइपोक्लोरस एसिड, एंड डी है क्लोरामीन्स, ठीक है। तो क्या आंसर बनेगा यहाँ पे, आंसर अपना बनेगा, आंसर क्या बनेगा, देखिए क्लोरामीन नहीं बनेगा इसमें, अपना आंसर बनेगा, क्या बनेगा बताइए, ठीक है, जो हाइपोक्लोरस एसिड होता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, हाइपोक्लोरस एसिड, है ना। हाइपोक्लोरस एसिड होता है वो एक्टिव कंटेंट होता है, ठीक है ना, जो एक्टिव प्रोडक्ट कह दो इसका, ब्लीचिंग पाउडर का एक्टिव प्रोडक्ट, है ना। ब्लीचिंग पाउडर से क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन से हाइपोक्लोरस एसिड बनता है, और ये जो कंटामिनेशन वाले ऑर्गेनिज्म है उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। इस तरीके से ये डिसइंफेक्शन का काम करता है, ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर वगैरह से क्या बनता है, हाइपोक्लोरस एसिड बनता है। और किस किस से बनता है ये बात करें अपन, हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है, ओके। तो ब्लीचिंग पाउडर हो गया, CaOCl2 हो गया, ठीक है, और हाइपोक्लोरस एसिड हो गया, ठीक है ना। इन सब का जो प्रॉपर्टी रहता है वो क्या रहता है, किसके थ्रू रहता है, डायरेक्ट हाइपोक्लोरस एसिड के थ्रू रहता है, ठीक है ना। ओके, और थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर हाइपोक्लोराइट आयन भी बनता है, लेकिन मेजर क्वांटिटी की बात करें तो क्या बनता है, हाइपोक्लोरस एसिड बनता है, ठीक है ना। ओके, चलिए, सी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन रिपोर्ट्स 4 हॉर्स after having a clean wound without laceration. He had taken TT 10 years before. The next step in management is the, ठीक है। अब क्या हुआ है कि कोई पर्सन हॉस्पिटल में आया है जिसका 4 घंटे पहले कोई कट लगा है, कोई है ना, वुंड बना है और उसमें लेसरेशन नहीं हुआ है, लेकिन उसकी टीटी की हिस्ट्री जब पूछी गई तो उसने बताया कि 10 साल पहले उसने टीटी का वैक्सीनेशन लगवाया था, ठीक है। तो अब इसका नेक्स्ट किस तरीके से आप मैनेज करोगे, ए है फुल कोर्स टिटनस वैक्सीन टू बी गिवन, बी है फुल डोज ऑफ टीटी विद टीआईजी टिटनस इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, सी कह रहा है सिंगल डोज टीटी दो, एंड डी कह रहा है नो नीड फॉर एनी वैक्सीन, ठीक है। तो क्या आंसर बनेगा अपना, यहाँ पे आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, क्या आंसर बनेगा, किस तरीके का अपन इसको ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है ना। देखिए इसकी क्या हिस्ट्री है कि 2 कंडीशन रहती है अपने पास, उसने लाइफ में कभी टिटनस की वैक्सीन ली है कि नहीं ली है, ठीक है, ओके। तो अपने कौन सी कैटेगरी का हो गया ये, अपने इस कैटेगरी का हो गया कि इसने पहले लाइफ के अंदर वैक्सीन ले रखी है, ठीक है ना, ओके। अब बात करें कि ड्यूरेशन कितना हुआ है, ड्यूरेशन देखें तो इसका कितना हो गया है, 10 साल हो गया है, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि अपन को कंप्लीट वापस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने लाइफ में एक बार ले रखा है, लेकिन अब इसने क्या कर रखा है, 10 साल का टाइम पीरियड हो गया है, तो अपन एक बार सिंगल डोज इसकी टीटी की दे देते हैं, ठीक है ना, ओके। तो क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे सिंगल डोज ऑफ टीटी इंजेक्शन दे दिया जाएगा, है ना, ओके, ठीक है। तो फुल कोर्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई फ्रेश केस नहीं है अपने पास में, ठीक है, पहले इसने ले रखा है। फुल डोज ऑफ टीटी ये भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें इम्यूनोग्लोबिन को इसने साथ कर दिया है, इम्यूनोग्लोबिन साथ में देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंगल डोज टीटी इसके लिए सही बेस्ट आंसर रहेगा, नो नीड फॉर एनी वैक्सीन नहीं, ये 10 साल का हो गया है, इसमें गैप, तो वैक्सीन तो देनी रहेगी, है ना। तो सिंगल डोज ऑफ टीटी यहाँ पे बेस्ट आंसर रहेगा, ठीक है ना। चलिए, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास बनता है, वेयर विल यू पुट केमिकल लिक्विड बायोमेडिकल वेस्ट, ये बायोमेडिकल वेस्ट का आपके पास क्वेश्चन आया है बीएमडब्ल्यू का। इसमें आपको पूछा है कि केमिकल लिक्विड जो होते हैं, ठीक है ना, केमिकल लिक्विड जो लैब के अंदर बनते हैं या अपन ऐसे सफाई करने में यूज लेते हैं, ठीक है, ओके। तो जितने भी केमिकल लिक्विड हैं उनको कौन सी कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा, कौन से कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग उनको वेस्ट में डिस्पोज किया जाएगा, वेयर विल यू पुट केमिकल लिक्विड बायोमेडिकल वेस्ट, ए है व्हाइट, बी है येलो, सी है ब्लू, एंड डी है रेड। क्या आंसर बनेगा, वेयर विल यू पुट केमिकल लिक्विड बायोमेडिकल वेस्ट, है ना। बायोमेडिकल वेस्ट की मैंने अच्छे से क्लास ले रखी है, ठीक है, कितनी बार पढ़ा रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से,
लेकिन अपन बात करें इसकी, ठीक है, वेयर विल यू पुट केमिकल लिक्विड बायोमेडिकल वेस्ट, तो मेनली अपन ब्रॉडली क्या करते हैं, 4 कैटेगरी के बारे में आपको याद रखना होता है, ठीक है ना। ओके, ठीक है, 4 कैटेगरी कौन कौन सी हो गई, येलो हो गई, ठीक है, येलो हो गई, रेड, ब्लू एंड व्हाइट, मेनली आपको 4 कैटेगरी याद रखनी है, जिसमें येलो जो है वो सबसे बड़ी है, येलो की क्या है, सबसे बड़ी है, क्योंकि उसके अंदर 9 सब कैटेगरीज है ना, 9 सब कैटेगरीज है, जो मैंने क्लास में आपको अच्छे से बता रखा है, चाहे ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट की बात हो गई हो, या किसी कंटामिनेटेड स्वैब की बात हो गई हो, या आपके माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट की बात हो गई हो, या गाउन्स की बात हो गई हो, या एक्सपायर्ड मेडिसिन की बात हो गई हो, या केमिकल लिक्विड की बात हो गई हो, सबके लिए क्या रहेगा, सबके लिए क्या रहेगा, येलो रहेगा, ठीक है ना। ओके, क्या आंसर बनेगा अपना, यहाँ पे आंसर बनेगा येलो, जो येलो कैटेगरी का जो होगा, है ना, येलो कैटेगरी का जो डस्टबिन रहेगा वहां पे, उसके अंदर अपन को क्या करना रहेगा, ये वेस्ट डिस्पोज करना रहेगा, ठीक है। ओके, उसमें वेस्ट ये डालना रहेगा, है ना। चलिए, तो क्या रहेगा, येलो रहेगा। और ये जो कैटेगरी कब कब बनी है, बायोमेडिकल वेस्ट की नई गाइडलाइन कब आई है, 2016 में जो आई है, उसको अपन फॉलो करते हैं, ठीक है ना। ओके, और यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि जो साइटोटॉक्सिक ड्रग होती है, उनके ऊपर स्पेशली ऐसा निशान बना हुआ होता है, जिसमें आपको सी दिखा हुआ मिलेगा अपन को, है ना, साइटोटॉक्सिक, उसका मतलब होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, ब्लैक डेथ से रिलेटेड है, कि ब्लैक डेथ कौन सी डिजीज के लिए यूज लिया जाता है, ये जो टर्म है ब्लैक डेथ, वो कौन सी डिजीज के लिए यूज ली जाती है, ए है प्लेग, बी है डेंगू, सी है टीबी, डी है कोलेरा, ठीक है। ऐसे देखें तो ये क्वेश्चन बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है, लेकिन अब जैसे बात करें कि एग्जाम में नए पैटर्न के क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़े पीछे चले गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये कि ये भी नहीं है कि अपन इन क्वेश्चन को भूल ही जाए, है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार वापिस आ जाते हैं, ठीक है। ओके, दिखने में बहुत सिंपल है, लेकिन कई बार ऑप्शन कंफ्यूज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर क्या बनेगा, आंसर अपना क्या बनेगा, ब्लैक डेथ, ए है प्लेग, बी है डेंगू, सी है टीबी एंड डी है कोलेरा। ये किसके लिए यूज होती है टर्म, ब्लैक डेथ किसके लिए यूज की गई थी, प्लेग के लिए यूज की गई थी, है ना। प्लेग की जो महामारी आई थी उस टाइम इसको ये नाम दिया गया था, कि इसको दूसरा किस नाम से जाना जाएगा, इसको दूसरा ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। ओके, याद रख लीजिए, ब्लैक डेथ किसके लिए यूज ली जाती है, प्लेग के लिए यूज ली जाती है, ठीक है ना। ओके, अब कुछ कंडीशन के स्पेसिफिक नाम दिए गए, उन सब नाम को अपन देख सकते हैं। प्लेग को क्या दे दिया अपने, ब्लैक डेथ दे दिया। व्हाइट डिजीज किसे कहेंगे, एड्स को दूसरा व्हाइट डिजीज के नाम से जाना जाता है। कोलेरा अभी बता रहे थे एक ऑप्शन में स्टूडेंट, है ना, लेकिन कोलेरा को अपन ब्लैक डेथ से ना जानेंगे, किससे जानेंगे अपन, पोवर्टी डिजीज से जानेंगे, ठीक है। ओके, क्योंकि ये जहाँ पे गंदगी ज्यादा रहेगी वहां का पानी भी ज्यादा गंदा रहेगा, जब जहाँ पे वाटर सोर्स जितना ज्यादा गंदा रहेगा वहां कोलेरा होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, इसलिए इसे पोवर्टी डिजीज भी कहते हैं, ठीक है। ओके, तो गरीबों के अंदर ये ज्यादा होती है, जहाँ जिस बस्ती के अंदर गरीबी ज्यादा रहेगी वहां पे कोलेरा के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे, है ना। 100 डेज कप किसमें यूज लिया जाता है ये टर्म, ये पर्टुसिस या वूपिंग कप के लिए ये टर्म यूज ली जाती है, 100 डे कप, ठीक है। ओके, 5 डे फीवर किसके लिए, ट्रेंच फीवर के लिए 5 डेज फीवर यूज लिया जाता है, ठीक है। ओके, चलिए, 8 डे डिजीज किसके लिए, टिटनस के लिए 8 डे डिजीज टर्म यूजली जाती है, काला आजार के लिए ब्लैक सिकनेस एंड ब्लैक डेथ फॉर प्लेग। ये अपना ही क्वेश्चन था कि ब्लैक डेथ किसके लिए होगा, प्लेग के लिए होगा, है ना। ओके, गुड, तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, आंसर अपना ए बनेगा, है ना, क्या आंसर बनेगा, प्लेग बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। पल्स इंडेक्स के बारे में आपको पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले क्या करते थे एग्जाम में, सिर्फ ओसीपी कॉपर्टी के बारे में पूछते थे, फिर उन्होंने धीरे धीरे एडवांस किया, है ना, टर्मिनेशन मेथड के बारे में पूछा, ऑपरेशन के जो अलग अलग तरीके के ऑपरेशन रहते हैं उनके बारे में पूछना शुरू किया, ठीक है। और अलग अलग तरह की ड्रग्स के बारे में पूछना शुरू किया, है ना। तो ऐसे ये जो अपन बात कर सकते हैं कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव वाला जो अपना टॉपिक है उसमें क्वेश्चन धीरे धीरे बहुत एडवांस होने लग गए हैं, है ना। ओके, तो उसमें फेलियर रेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अपन बात करें कि कोई कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव को अपन फेलियर बोलते हैं कि भाई इतना परसेंट फेलियर के चांसेस, इतना परसेंट फेलियर के चांसेस है, उसको अपन स्टैंडर्ड तरीके से देखें तो उसको अपन किससे देखते हैं, पर्ल इंडेक्स से देखते हैं, है ना। इसलिए पर्ल इंडेक्स के भी क्वेश्चन आते हैं, और मैं बता दूंगा अभी बहुत सिंपल है पर्ल इंडेक्स, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। और मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज इसमें इतनी सिंपल ली है कि आप एक्सप्लेनेशन देखे बिना ही इसका आंसर दे सकते हो। इसमें आपको ये पूछा है, आउट ऑफ 100 वुमन, देखिए आप है ना आंसर मेरे समझाने के बाद में दीजिएगा, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि आप मैक्सिमम इसका आंसर दे दोगे। क्वेश्चन को पढ़िए सबसे पहले,
आउट ऑफ 100 वुमेन who were offered OCP फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, तो क्या है, 100 वुमेन का एक ग्रुप है जिसको 100 ऐसी है नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है जिनको क्या दिया गया, ओसीपी दी गई है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे ओसीपी दी गई, ठीक है। ओके, अब क्या हुआ, 2 साल का उनका फॉलोअप रखा और 2 साल में अपन ने देखा कि उन 100 में से 10 लेडी जो है वो क्या हो गई है, प्रेग्नेंट हो गई है। जो ओसीपी ले रही थी फिर भी क्या हो गई है, प्रेग्नेंट हो गई है। कितने साल में, 2 साल के अंदर, ठीक है। अब इसका आपको पर्ल इंडेक्स पूछा है। अब पर्ल इंडेक्स की डेफिनेशन में अगर आपको बताऊं तो आप एक चुटकी में इसका आंसर दे दोगे। पर्ल इंडेक्स का मतलब ये होता है कि एक साल में 100 वुमेन जो ओसीपी यूज कर रही है या कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रही है उनमें से कितनी वुमेन के अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हुआ है, वो उसका पर्ल इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। अपन बात करें, देखिए 2 साल के अंदर 100 वुमेन में से सिर्फ 10 वुमेन प्रेग्नेंट हुई है, तो अगर मैं इसमें एवरेज बात करूं कि एक साल के अंदर कितना हुआ होगा, तो 10 का अपन क्या कर देंगे, 5, कि पहले साल के अंदर 5 वुमेन प्रेग्नेंट हुई और दूसरे साल के अंदर 5 वुमेन प्रेग्नेंट हुई, है ना। इस तरीके से अपन डिवाइड भी कर सकते हैं अगर आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है ना, ठीक है। तो आउट ऑफ 100 वुमेन कितनी, 5 वुमेन पहले साल में प्रेग्नेंट हुई और 5 वुमेन दूसरे साल में प्रेग्नेंट हुई। पल्स इंडेक्स अपन पर ईयर का निकालते हैं तो एक साल का ही देखेंगे, तो एक साल में कितनी हो गई, कितनी हो गई बताइए। ए है 10, बी है 5, सी है 4 एंड डी है 2। पर्ल इंडेक्स क्या रहेगा, बिल्कुल बताइए क्या रहेगा पर्ल इंडेक्स। चलिए, पर्ल इंडेक्स बिल्कुल सही रहेगा, है ना। कृष्णा जी बता रहे ए रहेगा, क्या रहेगा, 10 नहीं रहेगा, इसमें बी रहेगा अपना आंसर, क्या रहेगा, बिल्कुल हाँ 5 रहेगा, ठीक है। ओके, 5 रहेगा, है ना, क्योंकि 2 साल का 10 है तो एक साल का कितना हो गया, 5 हो गया। अब आप कंफ्यूज कब हो जाते, जब यहाँ पे वुमेन की संख्या 100 ना देख करके कुछ और दे दी होती, ठीक है। यहाँ पे टाइम पीरियड जो 2 साल दिया है ये हो सकता है कुछ एक साल के अलावा कुछ भी हो, तो वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, पर्ल इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। ओके, तो नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज पे कितनी वुमेन प्रेग्नेंट हुई है, मल्टीप्लाई बाय 12। अब आप पूछोगे यहाँ पे 12 क्यों लिया, क्योंकि एक साल के अंदर कितने होते हैं, 1 ईयर के अंदर 12 मंथ्स होते हैं, क्योंकि 1 ईयर का ही पल्स इंडेक्स देखा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 12 ले लिया, 12 महीने का, ठीक है। ओके, उसके बाद में नंबर ऑफ वुमेन की ऑब्जर्वेशन के अंदर कितनी वुमेन रखी गई थी, मतलब कितनी वुमेन को कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने के लिए दिया गया था, जिसमें अपने क्वेश्चन के अंदर 100 है यहाँ पे। और नंबर ऑफ मंथ्स मतलब टोटल कितने महीने आपने फॉलो किया है, हो सकता है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 12 हो सकता है, 24 हो सकता है, 48 हो सकता है, 72 हो सकता है, कितने महीने का भी हो सकता है ना। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कितने महीने का लंबा फॉलोअप हो सकता है, यहाँ पे नंबर ऑफ वुमेन 100, 200, 300, 400 कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी कुछ भी हो सकती है। क्वेश्चन ऐसा आ गया कि 500 वुमेन थी जिनको 5 साल के लिए फॉलो किया गया, 50 वुमेन प्रेग्नेंट हो गई है, ठीक है, तो उसका पर्ल इंडेक्स बताइए, तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, है ना। तो नंबर ऑफ प्रेगनेंसी इंटू 12, 12 क्यों लिया, क्योंकि पल्स इंडेक्स अपन 1 ईयर के लिए देखते हैं, ठीक है। ओके, तो नंबर ऑफ प्रेगनेंसी इंटू 12 अपॉन नंबर ऑफ वुमेन इंटू नंबर ऑफ मंथ्स। तो ये सब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, सिर्फ आपको डाटा पुट करना है यहाँ पे और आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से भी आप पल्स इंडेक्स निकाल सकते हो। तो कितना हो गया, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी थी, टोटल 2 साल के अंदर 10 वुमेन प्रेग्नेंट हुई थी, ठीक है। ओके, कितने महीना, 12 महीने का पल्स इंडेक्स होता है, तो 12 कर दिया यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अपॉन देखिए अपन डिनोमिनेटर देखें, नंबर ऑफ वुमेन कितनी थी वहां पे, 100 थी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मंथ्स बिल्कुल 2 साल के लिए फॉलो किया था, तो 24 मंथ्स हो गया। तो आंसर क्या बन गया अपना यहाँ पे, 5 बन गया। पल्स इंडेक्स कितना आ गया इसका, 5% आ गया, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से इसकी क्या हो गई, ये 5% पल्स इंडेक्स के अकॉर्डिंग फेलियर रेट होगी ओसीपी की, है ना। ओके, बिल्कुल 12 कांस्टेंट रहेगा, यही तो है ना, मैंने फॉर्मूला ऊपर इसीलिए तो रखा है, 12 कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि पल्स इंडेक्स अपन पर ईयर का निकालते हैं, मैं बता रहा हूं ना आपको, है ना। पल्स इंडेक्स की डेफिनेशन है, उसमें आपको क्लियरली पर ईयर देखने को मिलेगा, ठीक है। 100 वुमेन पर ईयर, ये स्पेसिफिक लाइन यूज ली जाती है पल्स इंडेक्स के लिए, 100 वुमेन पर ईयर, ठीक है ना। ओके, WPY आप क्वेश्चन में कई जगह देखते हो, WPY वुमेन पर ईयर, वुमेन पर ईयर। वो पर ईयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि पल्स इंडेक्स अपन किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, एक साल के रेस्पेक्ट में देखते हैं। एक साल का जो 5 साल का डाटा है उसमें से एक साल का डाटा निकाल के देखते हैं, है ना। ओके, तो एवरेज वो पता चल जाता है ना। वुमेन पर ईयर, वुमेन पर ईयर जो टर्म चलती है वो इसी के लिए होता है,
ठीक है। ओके, तो नंबर ऑफ मंथ जो है ये बिल्कुल यहाँ पे वेरिएबल है, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा वही लिखना है अपन को। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 24 महीने दिए गए थे क्वेश्चन के अंदर, है ना। ओके, 24 मंथ्स दिए गए थे, तो ये अलग है, जो क्वेश्चन में जितना दिया हुआ होगा 24 हो सकता है, 36 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, है ना। ओके, 6 मंथ भी दिया हुआ हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको निकालना रहेगा, है ना। ओके, एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। कितना ग्रुप है 600 का, 600 का ग्रुप है, जिसको कितने साल के लिए फॉलो किया गया, जिसको 6 साल के लिए फॉलो किया गया। ठीक है। ओके, इसमें से क्या हो गया, 30 वुमेन जो है वो क्या हो गई, वो प्रेग्नेंट हो गई। ठीक है ना। ओके, 30 वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट हो गई। ठीक है, 6 ईयर के लिए फॉलो किया गया, तो इसका पल्स इंडेक्स निकालना अपन को। ठीक है, पीआई निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी कितनी हो गई, 30 हो गई। ठीक है, कितनी, 30 वुमेन प्रेग्नेंट हुई है। ठीक है, 12 बिल्कुल यहाँ पे कांस्टेंट है, और नंबर ऑफ वुमेन, वुमेन कितनी है, 600 है, और नंबर ऑफ मंथ कितने हो गए, तो 12 इंटू 6 कितने हो गए, 72 हो गए। ठीक है। ओके, मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसको देख लेंगे अपन, इस तरीके से अपन निकाल देंगे, क्या आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा पल्स इंडेक्स का। ठीक है ना। चलिए, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा अपना 5/6 पल्स इंडेक्स इसका आ जाएगा। ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आप पल्स इंडेक्स निकाल सकते हो अलग अलग का, है ना, बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड स्क्रीनिंग इज नॉट डन फॉर, किसके लिए ब्लड स्क्रीनिंग नहीं की जाती है, ब्लड स्क्रीनिंग इज नॉट डन फॉर, ए है HIV, बी है HBV, सी है EBV एंड डी है SCV। ठीक है, ए है HIV एड्स, बी है हेपेटाइटिस बी वायरस, सी है एप्स्टीन बार वायरस एंड डी है हेपेटाइटिस C वायरस। इनमें से किसके लिए जो है ब्लड स्क्रीनिंग नहीं की जाएगी, ब्लड स्क्रीनिंग, है ना। क्या करते हैं अपन, जब ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, BT करते हैं, तो वो जब ब्लड बैंक में जाता है तो उससे पहले क्या होती है, उसकी स्क्रीनिंग होती है ब्लड की, भाई इसके अंदर कोई वायरल डिजीज तो नहीं है ना, कोई ऐसी एंडेमिक डिजीज तो नहीं है जो आगे जिसमें ट्रांसफ्यूज होगा उसके अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा, है ना। जैसे कोई HIV नेगेटिव स्टेटस का पेशेंट है जिसको ब्लड की जरूरत पड़ गई, अब वो किसी और से ब्लड ले रहा है, तो वो इस सियोरिटी पे लेगा ना कि इसके अंदर कोई वायरल डिजीज नहीं है, कोई वायरस नहीं है ना। इसके लिए स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, तो स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है, स्क्रीनिंग से अपन क्या कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं वायरल पर्सन का जो ब्लड रहेगा उसको, है ना। उसको पता नहीं था कि उसको कोई इन्फेक्शन हो रखा है वायरल, और उसने ब्लड दे दिया, लेकिन अपन तो पता करेंगे ना उसको कि भाई इस ब्लड के अंदर कोई वायरस है कि नहीं है ना। ब्लड स्क्रीनिंग किसकी नहीं की जाती, तो एप्स्टीन बार वायरस की स्क्रीनिंग नहीं की जाती। सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही रहेगा, है ना। ओके, तो किस किस की जाती है, HIV, HBV, HCV एंड सिफिलिस। ठीक है, इन चारों की तो कॉमन है, बाकी कंट्री बाय कंट्री उनकी एंडेमिक डिजीज के अकॉर्डिंग वेरी करती है। ठीक है। ओके, जैसे कुछ कंट्री इंडिया वगैरह के अंदर देखें, ठीक है, तो मलेरिया हो गया, CMV हो गया, चेगस डिजीज हो गया, STLV हो गया, ठीक है, इन सब की क्या की जाती है, स्क्रीनिंग की जाती है। एप्स्टीन बार वायरस की स्क्रीनिंग नहीं की जाती है। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम लिनोलेनिक एसिड इज प्रेजेंट इन दी, मैक्सिमम लिनोलेनिक एसिड इज प्रेजेंट इन, ए है कोकोनट ऑयल, बी है सोयाबीन ऑयल, सी है ग्राउंडनट ऑयल एंड डी है सेफ्लोवर ऑयल। क्या आंसर बनेगा, मैक्सिमम लिनोलेनिक एसिड इज प्रेजेंट इन दी, बताइए क्या आंसर रहेगा, मैक्सिमम लिनोलेनिक एसिड इज प्रेजेंट इन, ए है कोकोनट, बी सोयाबीन, सी ग्राउंडनट एंड डी सेफ्लोवर। क्या आंसर बनेगा यहाँ पे, आंसर अपना डी बनेगा, सेफ्लोवर ऑयल। क्या बनेगा, सेफ्लोवर ऑयल बनेगा, है ना। ये रिचेस्ट सोर्स होता है किसका, लिनोलेनिक एसिड का। ठीक है ना, सेफ्लोवर या कुसुम कह दो, ठीक है, सेफ्लोवर ऑयल, रिचेस्ट सोर्स ऑफ लिनोलेनिक एसिड इज सेफ्लोवर ऑयल, सोर्स ऑफ लेनोलेनिक एसिड इज डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज्यादा किसमें किसमें होता है, लेनोलेनिक एसिड का, सेफ्लोवर में, उसके बाद में कॉर्न ऑयल, उसके बाद में सनफ्लावर, उसके बाद में सोयाबीन, सीसम एंड ग्राउंडनट ऑयल। ठीक है, तो सेफ्लोवर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, ये नाम आपको बिल्कुल याद रखना है, जिसमें सबसे ज्यादा लिनोलाइक एसिड अपन को देखने को मिलेगा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल आर ऑक्यूपेशनल कैंसर एक्सेप्ट,
इनमें से कौन सा ऑक्यूपेशनल कैंसर नहीं है? ए है लंग, बी है ब्लैडर, सी है ब्रेस्ट एंड डी है लीवर। ठीक है, लंग कैंसर, ब्लैडर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड लीवर कैंसर। ठीक है, इनमें से कौन सा कार्सिनोमा ऑक्यूपेशनल कैंसर नहीं है? ओके, क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? बिल्कुल सी आंसर बनेगा, ब्रेस्ट। क्या आंसर बनेगा? ब्रेस्ट आंसर बनेगा, है ना। ब्रेस्ट कार्सिनोमा ऑक्यूपेशनल कैंसर नहीं है। ब्रेस्ट के और दूसरे बहुत सारे कारण हैं, उनके कारण होता है। ठीक है, चाहे वो ईआरपीआर की पॉजिटिविटी हो, या BRCA1 म्यूटेशन हो, या कोई ना कोई जेनेटिक कंडीशन हो, है ना। इन सब कारणों से ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा कॉमन होता है। ठीक है, चलिए, तो अपन ऑक्यूपेशनल कैंसर की बात करें। अगर ऑक्यूपेशन एस्बेस्टोस का है तो मेसोथेलियोमा लंग्स के अंदर होने का चांसेस रहेगा, प्लूरा के अंदर होने का चांसेस रहेगा, है ना, मेसोथेलियोमा प्लूरा का। ठीक है, आर्सेनिक का अगर ऑक्यूपेशन है तो स्किन, लंग, लिवर, इन तीनों का कैंसर होने के चांसेस रहेंगे। अगर बेंजीन, ठीक है, बेंजीन, बेंजिडीन इनका है तो बेंजीन क्या करता है? ल्यूकेमिया करवाता है। अगर बेंजीन वाली इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो वहां पे ल्यूकेमिया ज्यादा होगा। बेंजिडीन वगैरह जो हो गई, या डाई वाली इंडस्ट्री हो गई, तो बेंजिडीन या एमाइड कंपाउंड वाले जो होते हैं वो क्या करवाते हैं? यूरिनरी ब्लैडर का कार्सिनोमा करवाते हैं। ठीक है, बेरिलियम ये लंग कार्सिनोमा करवाता है। कैडमियम भी लंग कार्सिनोमा करवाता है, क्योंकि ये इनहेलेशनल रूट से अंदर जाते हैं। ठीक है, ओके। एंड क्रोमियम किस क्या करवाता है? ये नेजल साइनस का जो कार्सिनोमा होता है वो करवाता है, या लंग का कह दो, है ना। ओके, तो मेनली आपको ये ऊपर वाले याद रखना है। कैडमियम, क्रोमियम आपको इतना याद नहीं रखना है, ये तीनों। मेनली यहाँ पे बेंजिडीन तक आपको याद होना ही चाहिए। एस्बेस्टॉस हो गया, आर्सेनिक हो गया, बेंजीन हो गया, बेंजिडीन हो गया। ठीक है, ओके। एक आता है पोलीवाइनिल क्लोराइड, PVC, ये क्या करवाता है? ये लीवर कार्सिनोमा करवाता है। ठीक है ना, ओके। लीवर कैंसर कौन कराता है? PVC करवाता है। ठीक है, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिसोला जोस्टर वायरस इन्फेक्शन इज मोर लाइकली टू अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स? ठीक है, वेरिसोला जोस्टर वायरस इन्फेक्शन इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ? ए है मार्च, बी अगस्त, सी अक्टूबर एंड डी नवंबर। तो कौन से सीजन के अंदर VZV वायरस जो है, वेरिसोला जोस्टर वायरस, इसका इन्फेक्शन ज्यादा होता है? ठीक है, ओके, बताइए। ठीक है, तो वेरिसेला जोस्टर वायरस है, जिसको और किस नाम से जानते हैं अपन? ह्यूमन हर्पिस वायरस थर्ड नाम से जानते हैं, या ह्यूमन अल्फा हर्पिस वायरस थर्ड कह दो। ठीक है, ओके। ये क्या करवाता है? ये चिकन पॉक्स करवाता है। ओके, तो चिकन पॉक्स करवाने वाला ये वायरस मोस्टली कौन से सीजन के अंदर इन्फेक्शन करवाता है? तो आंसर क्या रहेगा अपना? जो मार्च के आसपास जो सीजन रहता है, ठीक है ना, ओके, मतलब जिसमें क्या होता है, विंटर का एंडिंग रहता है, ड्यूरिंग द लेट विंटर, मतलब सर्दियां जब बंद होती हैं, ठीक है, सर्दियों की एंडिंग रहती है, जो स्प्रिंग वाला जो मौसम रहता है, बसंत ऋतु वाला, वो क्या रहता है? पीक टाइम रहता है VZV इन्फेक्शन का। ठीक है ना, ओके, तो मार्च इसका बेस्ट आंसर रहेगा, है ना। वेरिसेला जोस्टर वायरस के इन्फेक्शन का सबसे बेस्ट आंसर क्या रहेगा? मार्च रहेगा, है ना, बसंत ऋतु वाला। ओके, चलिए, नेक्स्ट है, न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर इज प्रेजेंट इन दी। न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर कहाँ प्रेजेंट होता है? ए NICU में, बी OPD में, सी लेबर रूम एंड डी वार्ड साइड रूम। ठीक है, वार्ड के अंदर जो साइड रूम बने हुए होते हैं बेबीज के लिए, उनमें। ठीक है, ए है NICU, बी OPD, सी लेबर रूम एंड डी वार्ड्स साइड रूम। ठीक है, ओके। न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर क्या आंसर बनेगा? न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर अपन को कहाँ मिलेंगे? क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर। देखिए, इसके अंदर अपना आंसर क्या रहेगा? NICU नहीं रहेगा। ठीक है, NICU के अंदर मेनली रेडिएंट वार्मर रहते हैं वहां पे। ठीक है, ओके। न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर की बात करें तो ये मेनली अपन को कहाँ मिलेंगे? अपन को सी लेबर रूम के अंदर रहेंगे, है ना, लेबर रूम के अंदर मिलेंगे अपन को NCC न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर। कहाँ पे मिलेगा? लेबर रूम के अंदर मिलेगा। ठीक है ना, ओके। तो ये सिर्फ आपको नाम याद रखना है, न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर कहाँ पे होता है? लेबर रूम के अंदर होता है। ठीक है, चलिए, ओके। न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर इज ए स्पेस विद इन द डिलीवरी रूम वेयर द इमीडिएट केयर ऑफ इज प्रोवाइडेड टू ऑल न्यूबॉर्न्स, है ना। तो जो उनका जो इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर होता है, ठीक है, जो एयरवे वगैरह को क्लीन करने का और उनको फर्स्ट क्राई करवाने का जो प्रोसेस रहता है, ठीक है, ओके, वो सब जिस स्पेस पे करवाया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर कहते हैं। ठीक है ना, चलिए, ओके। नेक्स्ट है, स्मोकिंग इज प्रिवेंटिव फॉर या प्रोटेक्टिव फॉर?
कौन से कार्सिनोमा के लिए या कौन सी डिजीज के लिए स्मोकिंग है वो एक प्रोटेक्टिव रोल प्ले करती है। ठीक है, स्मोकिंग इज प्रोटेक्टिव फॉर, ए है लंग कैंसर, बी है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, सी है अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड डी है कोरोनरी हार्ट डिजीजेस। स्मोकिंग इज प्रिवेंटिव फॉर लंग कैंसर के लिए ये तो पॉजिटिव एजेंट है लंग कैंसर का, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसेमा दोनों क्रोनिक स्मोकिंग के कॉम्प्लिकेशन होता है, सीओपीडी का पार्ट होता है। ठीक है, स्मोकिंग सीओपीडी करवाता है जिसके दो पार्ट होते हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसेमा, तो ये भी गलत हो गया। कौन सा प्रिवेंटिव है, बिल्कुल नहीं है। अल्सरेटिव कोलाइटिस बताइए इसके अंदर होगा कि नहीं होगा। हार्ट डिजीजेस के लिए इसमें निकोटीन होता है और निकोटीन बिल्कुल यहाँ पे क्या करवाता है, हाइपरटेंशन वगैरह करवाता है। ठीक है, हाइपरलिपिडीमिया करवाता है, बिल्कुल यहाँ पे क्या रहेगा, ये प्रोटेक्टिव नहीं रहेगा बिल्कुल भी। स्मोकिंग क्या रहेगा, एक तरीके से रिस्क फैक्टर रहेगा। लंग कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के लिए रिस्क फैक्टर है, कोरोनरी हार्ट डिजीज के लिए रिस्क फैक्टर है, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करें इसके लिए स्मोकिंग क्या करता है, प्रोटेक्टिव एजेंट के तौर पे काम करता है ना। है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई स्मोकिंग शुरू कर दे कि नहीं बिल्कुल अल्सरेटिव कोलाइटिस से खुद को प्रिवेंट करना है, नहीं, है ना। इसके नुकसान ज्यादा है और फायदे बिल्कुल 0.1% फायदा है, 99% नुकसान है। ठीक है, ओके, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस की जो कंडीशन रहती है वहां पे बिल्कुल ये क्या करती है, स्मोकिंग प्रिवेंटिव रोल प्ले करती है, प्रोटेक्टिव रोल प्ले करती है। ठीक है, ओके, उसकी रिस्क को कम करती है अल्सरेटिव कोलाइटिस को, है ना। तो सी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, ओके, तो और कहां कहां पे स्मोकिंग का पॉजिटिव इफेक्ट है अल्सरेटिव कोलाइटिस के अलावा। पार्किंसंस डिजीज, एंडोमेट्रियल कैंसर एंड यूट्राइन फाइब्रॉइड, प्री एक्लेम्सिया, थायराइड कैंसर, स्किन मैलिग्नेंसी, ठीक है, साइकेट्रिक सिम्टम एंड एप्थस स्टोमेटाइटिस, एप्थस अल्सर जो ओपन करते हैं। ठीक है, इन सब जगह क्या करता है, स्मोकिंग थोड़ा प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है। ठीक है ना, चलिए, बाकी हर जगह ये नुकसान करेगा, है ना। चलिए, नेक्स्ट है स्केलेटल फ्लोरोसिस अकर्स विथ फ्लोराइड लेवल इन वाटर इज। ठीक है, मैकेनिज्म तो देखिए बहुत डीप होती है इसकी, है ना। बिल्कुल पढ़ने ना तो पढ़ने की जरूरत है ना इतनी डीप आपको याद रहेगी। ठीक है, सिर्फ आपको ऐसी चीजों को पॉइंट याद रखना होता है कि किसके अंदर प्रोटेक्टिव होता है और किसके अंदर नहीं होता है ना। ये बायोकेमिकल रिएक्शन रहती है जो ना तो कभी एग्जाम में पूछी गई है ना ही आपको याद रखने की जरूरत है ना। ओके, सिर्फ आपको इतना पॉइंट याद रखना है। अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, है ना, ये इंफ्लामेटरी कंडीशन होती है जो मेनली कोलोन के अंदर होती है। ठीक है, ओके, दो कंडीशन होती है, एक होती है क्रोन डिजीज और एक होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस, सिमिलरिटी होती है लगभग, है ना। अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है वो मेनली लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होती है, जिसमें क्या रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन, कोलन कोलन वगैरह में इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, ओके, अब जो क्रोन डिजीज होती है वो पूरी इंटेस्टाइन में कहीं पे भी हो सकती है। ठीक है ना, ओके, तो स्टिंक्चर वगैरह बनने में चांसेस किसमें रहते हैं, उसमें ज्यादा रहते हैं, किसमें, क्रोन डिजीज के अंदर। और अल्सरेटिव कोलाइटिस में कैसा रहता है, लेड पाइप वगैरह जैसा कोलोन बन जाएगा, है ना, मेगा कोलोन की तरह। ठीक है, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज ये दोनों कंडीशन जो इन्फ्लेमेटरी बोल डिजीज के अंदर आती है वो आपको बिल्कुल पढ़ना रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस अल्सरेटिव कोलाइटिस को प्रिवेंट करने में स्मोकिंग का बिल्कुल रोल होता है, प्रोटेक्टिव रोल होता है। ठीक है, ओके, चलिए, तो इसके अलावा आप ये 8 पॉइंट याद रख सकते हो कि स्मोकिंग इन इन चीजों में प्रोटेक्टिव रोल प्ले करती है। ठीक है, बिल्कुल ये पॉइंट आप बिल्कुल याद रख सकते हो। बाकी मैकेनिज्म आपको जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, वो बहुत डीप बायोकेमिकल रिएक्शन होती है जो बिल्कुल आपको नॉर्मल तो बुक के अंदर भी नहीं मिलेगी, मैं बता रहा हूं, है ना। चलिए, ओके, नेक्स्ट है स्केलेटल फ्लोरोसिस अकर्स विद फ्लोराइड लेवल इन वाटर। ठीक है, स्केलेटल फ्लोरोसिस कब होता है, जब वाटर के अंदर लेवल किस लेवल से ज्यादा हो जाएगा फ्लोराइड का, तब वो स्केलेटल फ्लोरोसिस करवाएगा, है ना। देखिए, वाटर के अंदर फ्लोराइड का होना भी जरूरी है क्योंकि फ्लोराइड बॉडी को चाहिए, लेकिन एक्सेस फ्लोराइड बॉडी को नहीं चाहिए, है ना। ओके, तो 1 mg या कितने mg से कम या कितने mg से ज्यादा होगा फ्लोराइड का लेवल तो वो स्केलेटल फ्लोरोसिस करवाएगा। आंसर क्या बनेगा अपना, सी बनेगा, 3 to 6, है ना। इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। नॉर्मली अपन को क्या करना रहता है, 1 mg से कम उसका लेवल रखना रहता है, या कह सकते हैं अपन 0.8 mg से कम उसका लेवल रखना रहता है। ठीक है, लेकिन अगर वो 1.5 से ज्यादा हो गया तो उसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा, उसका इफेक्ट दांतों पे आएगा, है ना। वो अपन को डेंटल फ्लोरोसिस वाले
दांत देखने को मिलेंगे, है ना, खराब खराब से, ठीक है, डेंटल फ्लोरोसिस देखने को मिलेगा, है ना, जो नॉर्मल क्लीनिंग से नहीं जाएंगे, ठीक है, उसके लिए अलग से उसको ट्रीटमेंट करवाना रहेगा, लेकिन परमानेंट नॉर्म, ठीक है, विदाउट फ्लोरोसिस जैसे दांत वापस नहीं हो सकते उसके अंदर, है ना, वो अंदर से होती है स्टेनिंग, है ना, बाहर से नहीं होती है, इसलिए वो स्टेनिंग नॉर्मली जाती नहीं है ना, डेंटल फ्लोरोसिस की। दूसरा है स्केलेटल फ्लोरोसिस, वो है 3 to 6 mg के लेवल में, अगर पानी के अंदर फ्लोराइड का लेवल 3 to 6 mg के बीच में है तो वहां की पॉपुलेशन में स्केलेटल फ्लोरोसिस बहुत कॉमन रहेगा। सी है एक अपने पास क्रिपलिंग फ्लोरोसिस। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, क्रिपलिंग फ्लोरोसिस स्केलेटल फ्लोरोसिस का एडवांस फॉर्म कह सकते हैं अपन, है ना। स्केलेटल में तो मेनली बोन का रहेगा, इसमें लिगामेंट, टेंडन सब कुछ इन्वॉल्व कर देगा, सब जगह क्या कर देगा, फ्लोरोसिस ही फ्लोरोसिस कर देगा। उसको क्या कहेंगे अपन, क्रिपलिंग फ्लोरोसिस कहेंगे, है ना। क्रिपलिंग फ्लोरोसिस के अंदर क्या रहेगा, उसके अंदर क्या रहेगा, लिगामेंट हो गया, मसल हो गया, टेंडन हो गया, हर जगह क्या रहेगा, स्पाइनल कोड तक वहां पे भी क्या हो जाता है, फ्लोराइड का डिपोजिशन हो जाता है। उसको अपन क्या कहते हैं, क्रिपलिंग फ्लोरोसिस कहते हैं, ठीक है। वो कब होता है, जब ब्लड के अंदर, सॉरी, वाटर के अंदर 10 mg से ज्यादा लेवल हो जाएगा इसका फ्लोराइड का, तो वहां पे क्रिपलिंग फ्लोरोसिस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2-year old बॉय ऑफ वेट 12 kg विथ विटामिन ए डेफिशिएंसी, व्हाट इज ओरल डोज ऑफ विटामिन ए। बताइए, 2-year old बॉय ऑफ वेट 12 kg विथ विटामिन ए डेफिशिएंसी, व्हाट इज द ओरल डोज ऑफ विटामिन ए। ये है 50,000 इंटरनेशनल यूनिट, बी है 1 लाख, सी है 1.5 लाख एंड डी है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। क्या आंसर बनेगा यहाँ पे, क्या आंसर बनेगा, 2-year old बॉय है, देखिए बहुत ही सिंपल है, वैक्सीनेशन का क्वेश्चन आ गया आपका फेवरेट। बताइए क्या आंसर रहेगा, 2-year old बॉय ऑफ वेट 12 kg विथ विटामिन ए डेफिशिएंसी। बिल्कुल, ये 1 साल से बड़ा है, 1 साल से बड़ा है तो इसको 1 लाख से ज्यादा मिलेगी, कितनी मिलेगी, 2 लाख मिलेगी, है ना। अगर ये 1 साल से छोटा होता तो उसको कितनी रहती, उसको अपन 1 लाख ही देते हैं, लेकिन अगर ये 1 साल से बड़ा है तो इसको कितनी देंगे अपन, इसको अपन देंगे 2 लाख। डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही रहेगा, है ना। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, इसके अंदर आप देखिए, जो 9 मंथ पे जब बच्चा मीजल्स का वैक्सीन लगाने आता है, ठीक है, जो मीजल्स की वैक्सीन लगाने आता है, उसके साथ में अपन क्या करते हैं, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं, क्योंकि जब बच्चा 9 मंथ का रहता है, इसका मतलब वो 1 ईयर से छोटा है, 1 ईयर से छोटा है, तो उसको अपन ने क्या दे दी है, एमआर के साथ में 1 लाख दे दी है। लेकिन जब वो नेक्स्ट विजिट पे आएगा, तब वो 1 साल से बड़ा हो रखा होगा, तब उस विजिट में अपन 5 साल तक नेक्स्ट जितनी भी विजिट होगी उसकी, उसमें अपन 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट की खुराक देंगे ओरली विटामिन ए की, ठीक है ना। 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट आपका फेवरेट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू IMNCI, ए बॉडी, सॉरी, ए बेबी ऑफ 6 month एज, क्राइटेरिया फॉर फास्ट ब्रीथिंग इज मोर देन हाउ ब्रीथ पर मिनट, ठीक है, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अकॉर्डिंग टू IMNCI, ए बेबी ऑफ 6 month एज, क्राइटेरिया फॉर फास्ट ब्रीथिंग इज मोर देन, क्या आंसर बनेगा, ए है 60 ब्रीथ पर मिनट, बी है 50, सी है 40 एंड डी है 30। क्या आंसर बनेगा, देखिए एज कितनी है, 6 मंथ है, ठीक है। इसमें कैसे याद रखोगे आप, इसमें कैसे याद रखोगे, 0 to 2 month, 2 month to 1 year, 1 year to 5 या 6 year, ठीक है, ओके। इस तरीके से अपन याद कर लेंगे, ठीक है। 2 मंथ से लेकर के, देखिए बर्थ से लेकर के 2 मंथ तक कितना रहेगा, 60 रहेगा, ठीक है। अब 2 महीने से लेकर के 12 महीने तक, 1 साल तक उसका 50 ब्रीथ नॉर्मल रहेगा, है ना। 1 साल से 5 साल तक अगर उसकी ब्रीथ क्या है, 40 तक है तो नॉर्मल रहेगा, अगर 40 से ज्यादा है तो वो टेकिप्निया हो गई, है ना। अगर 2 महीने से 12 महीने का बच्चा, जैसा अपना क्वेश्चन में 6 महीने का बच्चा है, बिल्कुल इस सेकंड लाइन के अंदर आ रहा है, ठीक है, ओके। तो इसमें अगर बच्चे की ब्रीथ 50 से ज्यादा होगी तब इसको अपन टेकिप्निया कहेंगे, है ना। और अगर 2 महीने से छोटा बच्चा है और उसकी ब्रीथ 60 से ज्यादा होगी, तब उसको अपन क्या कहेंगे, टेकिप्निया कहेंगे, ठीक है ना, ओके। तो अपना इस क्वेश्चन में क्या हो गया, 6 मंथ का है तो बिल्कुल अपना 50 से ज्यादा होगी तब उसे अपन क्या कहेंगे, टेकिप्निया कहेंगे, है ना, ओके। तो फास्ट ब्रीथिंग या टेकिप्निया कब कहेंगे, जब उसका ब्रीथिंग कितना हो जाएगा, 50 ब्रीथ पर मिनट से ज्यादा हो जाएगा, तब 6 मंथ के बेबी को अपन क्या कहेंगे, तब 6 मंथ के बेबी को अपन क्या कहेंगे, फास्ट ब्रीथिंग या टेकिप्निक बेबी कहेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल ऐसे याद रखना है आपको, कैसे याद रखना है, 0 to 2 month, 2 month to
12 मंथ एंड 12 मंथ 2 हो गया अपना 5 ईयर, ठीक है। ओके, इस तरीके से याद रह जाएगा 60 50 40, ठीक है ना। इस तरीके से अपन को ये याद कर लेना है फिनोमेना, ठीक है ना। चलिए गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्ट मीजल्स डेथ। मीजल्स के बाद डेथ हो रही है तो उसमें मोस्ट कॉमन कॉज क्या रहेगा, ठीक है। ए है डायरिया, बी आरटीआई, सी एसएसपी एंड डी मायोकार्डाइटिस। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्ट मीजल डेथ, डायरिया, आरटीआई, एसएसपी, मायोकार्डाइटिस, क्या बनेगा बताइए। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्ट मीजल डेथ क्या रहेगा, ये देखिए मीजल्स के अंदर सेकेंडरी बैक्टीरियल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ठीक है। सेकेंडरी बैक्टीरियल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है, लंग्स को क्या करते हैं बैक्टीरिया वगैरह इन्फेक्ट कर देते हैं मीजल्स में, क्योंकि मीजल्स में इम्यूनिटी थोड़ी डाउन हो जाती है, ठीक है। ओके, विटामिन ए की कमी हो जाती है, इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, इस कारण क्या रहता है सेकेंडरी बैक्टीरियल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और उसके कारण उसकी डेथ भी हो जाती है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन मीजल्स रहेगा, है ना। ओके, अब आप कई है ना थोड़ा एडवांस सोच के एसएसपी कर दोगे। एसएसपी बहुत रेयर होता है और वो 5 से 10 साल बाद में होता है ना, 5 से 6 साल बाद में होता है लगभग मीजल्स के, और बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है किसी को, है ना, हर किसी को नहीं होता। उसमें अगर हो गया तो डेथ फिक्स है, डेथ होनी श्योर है एसएसपी में, थोड़े टाइम में कुछ महीनों में हो जाएगी। लेकिन एसएसपी डेवलप होना बहुत रेयर होता है, ठीक है। एसएसपी कॉमनली डेवलप नहीं होता है क्योंकि अपन इतना वैक्सीनेशन वगैरह को एडवांस कर दिया है, ट्रीटमेंट को एडवांस कर दिया है, डायग्नोसिस को एडवांस कर दिया है कि यहाँ तक बच्चा नहीं पहुंच पाता। लेकिन अगर कोई रूरल एरिया के अंदर है जहाँ पे ना तो वैक्सीन पहुंच पा रही है ना ट्रीटमेंट पहुंच पा रहा है ढंग से, और उसको मिजल्स भी हो गया है और उसका सही से ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, उसमें एसएसपी वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आरटीआई जो रहेगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ, निमोनिया इज द मोस्ट कॉमन लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मीजल्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सुना है न्यूरोलैथाइरिज्म इज ड्यू टू। न्यूरोलैथाइरिज्म किसके कारण होती है, ए है आर्जिमोन ऑयल, बी है झुंझुना, सी है केसरी दाल एंड डी नन ऑफ द अबव। न्यूरोलैथाइरिज्म किसके द्वारा होती है, ठीक है। ओके, न्यूरोलैथाइरिज्म क्या होती है ना, इन जो फूड पार्टिकल के द्वारा बॉडी के अंदर ऐसे सब्सटेंस आ जाते हैं जो क्या करा देते हैं पैरालिसिस करवा देते हैं, ठीक है ना, धीरे धीरे बॉडी में क्या करवा देते हैं पैरालिसिस करवा देते हैं, इसलिए उसको न्यूरोलैथाइरिज्म बोलते हैं। और वो किसके थ्रू होती है, वो ऑप्शन आपका सी रहेगा, जो केसरी दाल रहती है। केसरी दाल के अंदर क्या रहता है, केसरी दाल के अंदर एक कंटेंट होता है जिसको क्या कहते हैं अपन BOAA, ठीक है, बीटा एन ऑक्सिलिल अमाइनो एल एलेनिन, है ना, या बोआ याद रख सकते हो आप, है ना। बोआ क्या रहेगा यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट रहेगा। ये जो केमिकल है जो किसके अंदर मिलेगा अपन को, केसरी दाल के अंदर ये कंपोनेंट मिलेगा जो न्यूरोटॉक्सिन की तरह काम करेगा और पैरालिसिस करवा देगा। और इसके द्वारा जो ये न्यूरोलिथिज्म हो रहा है, ठीक है, इसके कारण क्या रहेगा उसकी लाइफ स्टाइल अफेक्टेड रहेगी, ठीक है, और वो स्टिक वगैरह का यूज करना रहेगा उसको, ठीक है, और धीरे धीरे वो एडवांस कंडीशन में क्या हो सकता है उसको चलने फिरने में भी बहुत डिफिकल्टी आ सकती है, ठीक है। तो ये न्यूरोलैथरिज्म किसके थ्रू होता है, खेसरी दाल के थ्रू होता है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है नॉट ए कॉपर कंटेनिंग आईओडी। इनमें से कौन सी कॉपर कंटेनिंग आईओडी नहीं है, ए है कॉपर टी 200, बी नोवाटी, सी मल्टीलोड 250 एंड डी LNG 20। क्या आंसर बनेगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नॉट ए कॉपर कंटेनिंग आईओडी बहुत बिल्कुल ही एमसीक्यू सेशन के अंदर ये क्वेश्चन बहुत सी बार रिपीट हुआ है और एग्जाम के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन बहुत सी बार आए हैं। नॉट ए कॉपर कंटेनिंग आईओडी, नॉट ए कॉपर कंटेनिंग आईओडी, बताइए क्या आंसर बनेगा, है ना। जो डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन है उसको देखिए, LNG 20, क्या ये तीनों से अलग नहीं दिख रहा आपको। कॉपर टी को अपन 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सॉरी आईयूडी को, कॉपर टी को नहीं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को अपन 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड, कैटेगरी थर्ड। फर्स्ट में अपन क्या रखते हैं, इनर्ट रखते हैं, इनर्ट आईयूडी। ये क्या करेगी,
इनको जब यूट्रस के अंदर डालोगे तो ये सिर्फ वहां पे इन्फ्लामेशन करवाएगी और कुछ नहीं करवाएगी। इन्फ्लामेशन के अंदर अंदर का एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, जिसके कारण इम्प्लांटेशन नहीं होगा। लिपेस लूप वगैरह इनर्ट आईडी होती है। सेकंड जो रहती है सेकंड जनरेशन की या कैटेगरी की, उसमें क्या रहेगा, कॉपर रिलीजिंग आईडी रहती है। इनकी क्या प्रॉपर्टी होगी, इनकी बॉडी पे, इन कॉपर की बॉडी पे कॉपर कंटेनिंग वायर वगैरह रहेंगे जो डेली थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के अंदर कॉपर रिलीज करेंगे और वो वहां पे क्या करेगा, कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करेगा कॉपर, है ना। इम्प्लांटेशन वगैरह होने को रोकेगा, फर्टिलाइजेशन को रोकेगा, स्पर्म के प्रोसेस को कम करेगा, ठीक है। थर्ड जो रहती है, इनमें ना तो कॉपर होता है ना ये इन्फ्लामेशन करवाती है, इनके अंदर क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। तो हार्मोन्स कंटेनिंग आयोडीज, ठीक है, हार्मोन कंटेनिंग आयोडी, ठीक है। इसमें मेनली आपको प्रोजेस्टासर्ट, ठीक है, प्रोजेस्टासर्ट एंड मेरेना, ये याद रखनी है ना। ओके, तो LNG-20 क्या है, LNG-20 जो है वो है क्या अपनी, ठीक है, मेरेना है। क्या है ये, मेरेना है, ठीक है ना। ओके, LNG-20 इसके अंदर कंटेंट होता है, ठीक है। प्रोजेस्टासर्ट के अंदर क्या रहता है, नेचुरल प्रोजेस्टेरोन रहता है और मेरेना के अंदर LNG रहता है, ठीक है। तो LNG-20 जो है वो क्या है, हार्मोनल आईडी है, थर्ड जनरेशन आईडी है, नॉट कॉपर कंटेनिंग आईडी। कॉपर कंटेनिंग में आपकी कॉपर टी 200 हो गई, नोवा टी हो गई, मल्टीलेट 250 हो गई, कॉपर टी 380A हो गई, मल्टीलोट 375 हो गई, ठीक है। ओके, ये सब क्या हो जाएगी, कॉपर टी हो जाएगी। लेकिन ये जो अपना डी ऑप्शन है ये क्या है, हार्मोनल आयोडीज है, ठीक है ना। चलिए, तो डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आईक्यू इन माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। आपको माइल्ड एमआर का लेवल पूछा है। आईक्यू क्या होता है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, है ना। क्रोनोलॉजिकल एज कौन सी होती है, जो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होती है, और मेंटल एज कौन सी, मेंटल एज कौन सी होती है, जो उसके मेंटल स्टेटस के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है ना, इनटू 100, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, आईक्यू हो जाएगा, आईक्यू का फॉर्मूला हो जाएगा। अब आपको माइल्ड पूछा है, ठीक है। 70 से ज्यादा क्या रहता है, मोर देन 70 नॉर्मल रहता है, ठीक है। ओके, तो 50 से 69 क्या हो जाएगा, माइल्ड हो जाएगा, ठीक है। 35 से 49 क्या हो जाएगा, 35 से 49 क्या हो जाएगा, मॉडरेट हो जाएगा। 21 से, सॉरी, 20 से 34 क्या हो जाएगा, सीवियर एमआर हो जाएगा। माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन क्या रहेगा, 50 से 79, ठीक है ना। ओके, 50 to 70 या 52, सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा, 69 रहेगा, ठीक है ना। 50 to 69 माइल एमआर ए रहेगा अपना, बिल्कुल सही। माइल्ड किसमें रहेगा, 50 से 69, 35 से 49 मॉडरेट, 20 से 34 सीवियर एंड लेस देन 20 इसको क्या कहेंगे अपन, प्रोफाउंड कहेंगे, प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, है ना। तो ये एमआर की जो ग्रेडिंग है बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए। माइल्ड किसको कहेंगे, जो 50 से 69 के बीच में है। मॉडरेट, इसमें 15 और कम कर दो, 35 से 49 मॉडरेट हो गया, ठीक है। 15 और कम कर दो, क्या हो जाएगा, 20 से 34 सीवियर हो जाएगा। अब 20 से कम तो किसी का कम ही होगा, किसका होगा, प्रोफाउंड का होगा, ठीक है ना। ओके, तो प्रोफाउंड का क्या रहेगा, लेस देन 20 रहेगा, ठीक है ना। ओके, तो ये आईक्यू का जो ग्रेडिंग है वो बिल्कुल याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला तो बिल्कुल सिंपल है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा अपना, यहाँ पे आंसर बनेगा ए, 50 से 70 या 50 से 69, ठीक है ना। चलिए, तो इसके साथ ही आज का जो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन था CHN का, वो अपन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।